हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साकेत आयुष के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारे आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। और हिस्ट्री ऑफ आरबीआई में हम बात करेंगे आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट पर, यानी कि आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो स्थापना हुई थी, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी हिस्ट्री की हम बात करेंगे। आरबीआई कब और कैसे बना, और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कैसे आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, आरबीआई कैसे काम करता है, और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी हम बात करेंगे। और इसके अगले पार्ट में हम द फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है, इसको आप द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई भी कह सकते हैं, या इसको आप हिस्ट्री ऑफ आरबीआई स्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में बैंकों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, क्योंकि बैंक और इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन होता है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, ट्रेड आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बैंकों की जरूरत होती है। लेकिन एक रॉयल कमीशन बनाया गया और उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ये कमीशन बना तो था 1926 में, लेकिन ये बाद में पेंडिंग हो गया और ये काम नहीं कर पाया। लेकिन बाद में ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था, और इसको बनाने के पीछे जो मोटिव था कि एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो कंट्री के पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करे और उसको मैनेजमेंट करे। यानी कि हिल्टन यंग कमीशन जो बनाया गया, उस हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ही आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई established on 1st April 19 RBI established on 1st April 1935 in accordance within the RBI Act 1934। और ये 1934 का जो RBI एक्ट था, ये किसकी रिकमेंडेशंस पर बना था? RBI was set up on the basis of the recommendation of हिल्टन यंग कमीशन। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, इसने सिफारिश की, और सिफारिश ये की कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको मैनेज करने के लिए, और जो वित्तीय संरचना है उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है। तो सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो और सेंट्रल बैंक की स्थापना कैसे हो, उस पर डिस्कस करने के लिए और सुझाव देने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया, और उसका जो हेड था कमीशन का, हिल्टन यंग, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हिल्टन यंग कमीशन। इसी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना के पीछे जो एक्ट था, अगर हम एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट था 1934 का, और स्थापना हुई है 1935 में। ठीक है, एक्ट बना 1934 में और आरबीआई की स्थापना हुई इसी एक्ट के आधार पर 1935। और इसी एक्ट के हिसाब से आरबीआई के राइट्स तय किए गए, इसी एक्ट के हिसाब से आरबीआई के कार्य या फंक्शंस तैयार किए गए। यानी कि आरबीआई कैसे काम करेगा, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, आरबीआई का कहाँ तक अधिकार क्षेत्र होगा, ये सारी चीजें इस 1934 के अधिनियम में बता दी गई, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आरबीआई की स्थापना हुई। और आज भी आरबीआई का संचालन इसी अधिनियम के आधार पर होता है। ठीक है, आरबीआई वॉज इनिशियली स्टैब्लिश्ड ऑन कोलकाता, तब इसको कोलकाता कहते थे, बट मूव्ड टू मुंबई इन 1937। यानी कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उस समय इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पर था? कोलकाता में था। और ये जो हेड क्वार्टर, यानी कि 1935 से 1937 तक 2 साल तक आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर था? कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। इस समय आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये कब शिफ्ट हुआ? 1937 में। एक चीज आपको बता दें कि आरबीआई ने वर्मा, यानी कि आज का म्यांमार, और पाकिस्तान, इन दोनों देशों को सेंट्रल बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। जब वर्मा को इंडिया के सेंट्रल यूनियन पार्ट में शामिल कर लिया गया तो 1937 से लेकर के 1947 तक, यानी कि पूरे 10 साल तक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्मा को सेंट्रल बैंक की फैसिलिटी उपलब्ध कराई। और जब
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के पास अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंक की सुविधाएं हमारे आरबीआई ने दी टिल 1949। ठीक है, तो दो ऐसे देश हैं जिन्हें भारत की आरबीआई ने सेंट्रल बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई, पहला बर्मा और दूसरा पाकिस्तान। ये ध्यान देने वाली बात है। और जब ये आरबीआई बना था तो आरबीआई, उस समय आरबीआई में ब्रिटिशर्स के शेयर थे, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज इसको बनाया गया, यानी कि इसे भारत सरकार के अंडरटेकिंग लिया गया। तो वो तारीख थी 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या किया गया, इसका नेशनलाइजेशन किया गया, नेशनलाइज्ड बैंक इसको बना दिया गया और पूरी तरह से 100% इसका पूरा जो शेयर था वो किसके पास आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया। तो देखते हैं यहां से और क्या लेना है। आरबीआई की स्थापना किसके सुझाव पर हुई, हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर। किस अधिनियम के आधार पर हुई, अधिनियम 1934 के आधार पर हुई। और स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। और स्थापना इसकी जो हुई उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ शिफ्ट हो गया, मुंबई में शिफ्ट हो गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से जून है। यहां पर ये समझ लीजिए कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, इन कॉमर्शियल बैंक यानी कि जो बैंक हैं और भारत सरकार है, इनका वित्तीय वर्ष जो है वो अप्रैल टू मार्च है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आरबीआई का जो वित्त वर्ष है, जो फाइनेंस ईयर है, वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म हो जाता है। तो आरबीआई का वित्त वर्ष जो है वो जुलाई से जून है। ये 3-4 फैक्ट इस पहली स्लाइड से आपको निकालने हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की हिस्ट्री को देख रहे हैं। अब देखिए, आरबीआई को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आरबीआई पूरे देश का बैंक है, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आरबीआई का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई सरकार का बैंक है और सरकार में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों का बैंक है। तो आरबीआई की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आरबीआई को संभालने के लिए भारत की पूरी वित्तीय संरचना का जो नियंत्रण करता है वो आरबीआई है। तो आरबीआई का मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आरबीआई का मैनेजमेंट करने के लिए 21 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है। 21 मेंबर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि आरबीआई को मैनेज करने के लिए और आरबीआई के कार्य को मैनेज करने के लिए 21 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए देखते हैं इन 21 सदस्यों में कौन कौन है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आरबीआई एक ऑटोनोमस संस्था है या इस पर सरकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इन 21 सदस्यों में से एक गवर्नर होता है। ठीक है, ये हेड होता है आरबीआई का, एक गवर्नर होता है। अभी गवर्नर की पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे, वर्तमान गवर्नर और इससे पहले के गवर्नर जो मेन है उनके बारे में बताएंगे। तो एक गवर्नर होता है, ये हेड होता है आरबीआई का। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इसमें 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो नियुक्ति है कौन करता है, सरकार करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है देश की वित्तीय व्यवस्था को, यानी कि जो बजटिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वित्तीय संरचना है उसके बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। तो यहाँ से 2 सदस्य जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में ऐड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है, काउंट करते रहिएगा। 10 भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। 10 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। ये 10 डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं 10 डायरेक्टर। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर देखें, ये हो गए आपके 14, ये हो गए 16, 17 हो गए। ठीक है, 4 ये 17 और 4 मिलकर के कितने हो जाते हैं 21। ये 4 कौन है,
4 डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड फॉर, यानी कि जो आरबीआई का एक मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इनके अलावा आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो लोकल बोर्ड है, इनके भी 4 डायरेक्टर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किए जाते हैं। ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड को? पहला करता है मुंबई लोकल बोर्ड को, दूसरा करता है कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा दिल्ली में करते हैं। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है आरबीआई के? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। इनको याद रख लेंगे। तो क्षेत्रीय कार्यालय के 4 डायरेक्टर 10 भारत सरकार द्वारा चुने गए डायरेक्टर्स होते हैं, नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। ये 21 सदस्य इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से पूरे आरबीआई को मैनेज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं और आरबीआई कैसे काम करेगा, क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। अगले वीडियो में हम आरबीआई के फंक्शंस पर बहुत ही डिटेल्स में आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये आरबीआई करता क्या है, आरबीआई को किस उद्देश्य से बनाया गया और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक जाता है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ गए, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इस पर हमने बात कर ली। अब हम आते हैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि समय समय पर हम आरबीआई के गवर्नर और भारत सरकार के बीच में कुछ डिस्प्यूट देखते हैं। खास तौर से रघुराम राजन के मैटर में ये चीजें बहुत आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ क्लैश कर रहा है। एक चीज यहाँ पर याद रखें कि भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से जो फिस्कल पॉलिसी बनाता है, राजकोषीय नीति बनाता है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। दोनों का मोटिव एक ही है, प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्री को बूस्ट करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना और डेवलपमेंट करना इकोनॉमी का। दोनों का उद्देश्य एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई और भारत सरकार के जो कार्य करने के तरीके हैं उनको लेकर के कहीं क्लैश हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक जैसा है, इसलिए इनके बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो यह आरोप लगाया जाता है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो होता है। तो चलिए फैक्ट के आधार पर देखते हैं कि क्या ऐसा कोई इंटरफेरेंस होता है। ये आप पर छोड़ते हैं, आप बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। तो आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, एन अपॉइंटमेंट्स कमेटी इज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द आरबीआई गवर्नर जॉब। आरबीआई गवर्नर जॉब के लिए जितने भी नाम रखे जाते हैं कि आरबीआई गवर्नर के लिए जो नॉमिनेशन है, कितने नाम आए गए हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करने का जो काम है वो किसका है? उनको शॉर्टलिस्ट करने का काम है अपॉइंटमेंट्स कमेटी, यानी कि एक अपॉइंटमेंट कमेटी इसके लिए बनाई जाती है और वो अपॉइंटमेंट कमेटी उन नामों को शॉर्टलिस्ट करती है जो नाम आरबीआई गवर्नर जॉब के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखें कि आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई गवर्नर के जो क्वालिफिकेशंस हैं या उनसे रिलेटेड जो नियुक्ति का तरीका है उसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गई है। और क्योंकि आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए इसमें एक तरह से जो लॉ है उससे ज्यादा जो बात होती है वो किससे होती है? इसमें कंसल्टिंग पर बात होती है, कन्वेंशन पर बात होती है। यानी कि आरबीआई गवर्नर जो है वो कन्वेंशन के आधार पर आपसी सलाह मशवरा के आधार पर चुना जाता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में गवर्नर के चुनाव संबंधी और उसकी योग्यता संबंधी कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया हुआ है। तो आरबीआई गवर्नर जॉब के लिए जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने का काम कौन करती है? एक अपॉइंटमेंट कमेटी ये काम करती है। फिर क्या होता है? In reality, the PMO, Prime Minister Office, chooses the governor after consulting the Finance Ministry. PMO किसकी पावर दिखाता है? पीएमओ प्रधानमंत्री की पावर दिखाता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर दिखाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही चूज करता है गवर्नर को। कैसे चूज करता है? आफ्टर कंसल्टिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय से कंसल्ट करने के बाद पीएमओ ही गवर्नर को चूज करता है, नियुक्ति करता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नर की नियुक्ति में पीएमओ का
डायरेक्ट इंटरफेरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर इज मैटर ऑफ कन्वेंशन रेदर देन अ रूल, यानी कि जो गवर्नर की क्वालिफिकेशन है कि किसे गवर्नर बनाया जाए, यह जो मैटर है ये नियम नहीं बल्कि कन्वेंशन के आधार पर तय होता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में कहीं भी इसको मेंशन नहीं किया गया है कि जो गवर्नर होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी। इसीलिए जो गवर्नर है वो आईएएस होगा या जनरल कोई होगा या इकोनॉमिस्ट होगा। जनरली ये तो माना ही जाता है कि गवर्नर पद के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए आर्थिक मामलों की गहरी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन क्या वह एक आईएएस भी हो सकता है? और यहाँ पर यह माना गया है कि जो गवर्नर होगा वो एक्चुअली स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ना कि जर्नलिस्ट। और आप सभी जानते हैं कि आईएएस किस कैटेगरी में आते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, आईएएस स्पेशलिस्ट नहीं होते। और जर्नलिस्ट होने की वजह से एक आईएएस ऑफिसर को हर सेक्टर की सामान्य जानकारी दी जाती है, लेकिन आरबीआई गवर्नर के लिए एक स्पेशलिस्ट के तौर पर आर्थिक मामलों की बहुत डीप नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हें पूरे कंट्री की वित्तीय व्यवस्था को हैंडल करना है। तो इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि आरबीआई गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति आरबीआई गवर्नर बन सकता है। आप भी आईएएस गवर्नर बन सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप भी आरबीआई गवर्नर बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप आईएएस बने। आपके पास अर्थशास्त्र और आर्थिक मामलों की बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 14 गवर्नर आउट ऑफ 25 वर सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो अब तक भारत में 25 गवर्नर चुने गए हैं। वर्तमान में जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो ओवरऑल ये जो 25 गवर्नर नियुक्त हुए हैं आरबीआई के अब तक, उनमें से 14 गवर्नर कैसे थे, वे सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और शक्तिकांत दास भी क्या है, सिविल सर्वेंट है, वो भी आईएएस ऑफिसर है। तो 14 जो थे वो आईएएस ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे, बाकी सभी आईएएस नहीं थे, वे स्पेशलिस्ट थे अपने क्षेत्र के। द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जानने वाली बात है। नॉर्मली गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स है, 5 साल तक गवर्नर काम कर सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो 5 साल पूरा होने से पहले भी उनको क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। और अगर सरकार चाहे तो इन्हें रीअपॉइंट भी कर सकती है। 5 साल से आगे भी इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और इनका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। आरबीआई अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई किसके अंडर में काम करता है, तो आरबीआई काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय के अंडर में ओनरशिप में काम करता है। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो एक ब्रिटिश सिटीजन थे, ब्रिटिश नागरिक थे या ब्रिटिश व्यक्ति थे, जिनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। और इन्होंने आरबीआई को गवर्न किया कब से कब तक, 1935 से 1937, यानी कि जब आरबीआई बना, स्टैब्लिश हुआ, उस समय सर ओसबॉर्न स्मिथ को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया और उन्होंने 2 साल आरबीआई को अपनी सेवाएं दी। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश कालीन इंडिया में ब्रिटिशर्स को ही आरबीआई की गवर्नरशिप दी जानी थी, अंडरस्टूड है वो बात। इसके बाद सवाल उठता है कि आरबीआई का गवर्नर ऐसा कौन था जो प्रथम भारतीय, यानी कि कौन सा वह प्रथम भारतीय है जो आरबीआई का गवर्नर बना। और दूसरी चीज ये आती है कि वह कौन सा भारतीय गवर्नर है जिसकी नियुक्ति ब्रिटिशर्स ने की। अंग्रेजों ने किस भारतीय व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटी सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख वह पहले भारतीय व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर बने और इनका समय था, यानी कि ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन पहले 2 गवर्नर जो थे वे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे।
ठीक है। पहले दो गवर्नर बिटसर्स थे और आरबीआई के ये जो तीसरे गवर्नर थे सीडी देशमुख, ये कौन थे? भारतीय थे। और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया था? इनकी नियुक्ति की थी ब्रिटिश सरकार ने। और इनका जो टाइम है वो 1943 से 49 के बीच में है। इसका मतलब जब भारत आजाद हुआ उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे और सीडी देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सीडी देशमुख बाद में देश के वित्त मंत्री भी रह चुके। तो सीडी देशमुख का नाम याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का ऐसा गवर्नर कौन था? हालांकि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे। पहले सीडी देशमुख हैं और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो सीडी देशमुख के बारे में ये फैक्ट है, ये पहले भारतीय थे, ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे और ये पहले भारतीय गवर्नर थे जिनकी नियुक्ति खुद ब्रिटिश सरकार ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर, यानी कि ऐसे आरबीआई गवर्नर जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। लॉन्गेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर वॉज सर बेनेगल रामा राव। जो बेनेगल रामा राव थे आरबीआई गवर्नर, इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। ये सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे और इनका टाइम पीरियड था 1949 से 57। आप देखिए कितने लंबे समय तक इन्होंने आरबीआई को गवर्न किया। अब लॉन्गेस्ट है तो शॉर्टेस्ट भी पता होना चाहिए। सबसे कम अवधि के लिए किन्होंने आरबीआई को गवर्न किया? तो शॉर्टेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष केवल 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बने। कब? 1985 के फरवरी मंथ में। 1985 के फरवरी महीने में मात्र 20 दिन के लिए अमिताभ घोष को आरबीआई का गवर्नर बनने का सौभाग्य मिला, केवल 20 दिन के लिए। तो ये लॉन्गेस्ट, ये शॉर्टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब भारत में विमुद्रीकरण हुआ और सरकार ने कहा कि 500 के 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, तो उस समय आरबीआई का जो गवर्नर था वो थे उर्जित पटेल। यानी कि जब डीमोनेटाइजेशन किया आरबीआई जो डीमोनेटाइजेशन किया था वो डिसीजन तो किसका था? वो सरकार का डिसीजन था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आरबीआई के थ्रू किया गया, क्योंकि आरबीआई को ही तो डीमोनेटाइज करना था। यानी कि जो करेंसी चल रही थी उसे नई करेंसी में कन्वर्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो आरबीआई को करनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उस समय कौन गवर्न कर रहा था आरबीआई को? तो उस समय डॉक्टर उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे और वो समय था नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था वो लिया गया। तो 2016 से 2018 तक उर्जित पटेल ने आरबीआई को गवर्न किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 टू 1985। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रधानमंत्री पद पर भी रहे और ये वित्त मंत्री पद पर भी रहे। महत्वपूर्ण बात ये है, याद कीजिए 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी, इस पर एक वीडियो जल्दी ही आने वाला है, जरूर उसको देखिएगा कि कैसे भारत में विदेशी मुद्रा का संकट आया, कैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया था। तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब की बात हो रही है? 1991 में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री भी रह चुके और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके। सीडी देशमुख के बारे में आपने जाना, ये आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों पद को उन्होंने सुशोभित किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान में रखेंगे। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई।
वर्तमान जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? वो डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो मैंने बताया योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है, आईएएस भी हो सकते हैं और वो कोई स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आरबीआई से, अब देखिए मैंने जो चीजें आपको बताई अभी मैंने पूरा रिवाइज आपको कराया, उसका जो कंक्लूजन है पहले इसको पूरा पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, इन क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में ही मिलेगा और इनके आंसर आप मुझे बताएंगे आपने कमेंट में, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो आप मैच करिएगा कि आप कितने सही थे। ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी एक्सरसाइज हमारी होती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द गवर्नर ऑफ द आरबीआई who also become a finance minister। ऐसे आरबीआई गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन ए एच.एम. पटेल, ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम एंड ऑप्शन डी सचिन चौधरी। ठीक है, वीडियो देखिएगा, सही आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक्स from April to March, but what is the financial year for RBI? Option A January to December, option B April to March, option C October to September and option D July to June। यानी कि जो बैंक हैं, जो सिंपली बैंक्स हैं, उनका जो फाइनेंस ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, बट आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये आपको बताना है और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे आरबीआई की हिस्ट्री मैंने केवल और केवल आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेट करके बताया और आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट को मैंने रिलेट करके बताया। इसका जो अगला पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आपको बताएंगे कि आरबीआई काम क्या करता है और कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल पूरा कंक्लूजन अगर देखें इस वीडियो का तो आपने देखा कि आरबीआई का जो गवर्नर है उसके अपॉइंटमेंट में पीएमओ का जो एक तरह से भूमिका है, जो रोल है, वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में कहीं भी आरबीआई गवर्नर जो इलेक्शन है या सिलेक्शन है उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर उसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट और आरबीआई गवर्नर की क्वालिफिकेशन जैसे मैटर में पीएमओ ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले करता है। और इसी वजह से आरबीआई के जो वर्क परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब गवर्नर के अपॉइंटमेंट में जब पीएमओ का एक तरह से रोल इंपॉर्टेंट होगा तो आरबीआई का जो कार्य प्रणाली है, आरबीआई का जो वर्क कल्चर है, उसमें भी कहीं ना कहीं पीएमओ एक्टिव होता दिखाई देगा। इसीलिए टाइम टू टाइम ये देखा जाता है कि आरबीआई और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बीच में क्लैशेस दिखाई देते हैं। और मैंने बताया दोनों का मोटिव एक ही है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना, पर दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके कैसे, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो हमारा पीएमओ है या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रघुराम राजन के मैटर में हम सबने इस चीज को अच्छे से देखा और समझा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चन के और जल्दी ही दूसरा पार्ट इसका आने वाला है, सब वेट कीजिए। थैंक यू।